हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साथीगण आज मॉक टेस्ट नंबर 8 है। और आज के पेपर में दोस्तों आइए चर्चा करते हैं कि आपके 2022 में आपके ग्रुप डी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत में बैसाखी त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के जो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का एक प्रकार से प्रतीक है। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि गुरु गोविंद सिंह कौन से सिख धर्म के जो कि गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह है। और उन्होंने ही बैसाखी त्यौहार बेसिकली 1699 में शुरू किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सिख धर्म के 9वें गुरु का नाम क्या है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि तेग बहादुर आपके 9वें सिख धर्म के गुरु है। और इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या किया था। तो बेसिकली तेज बहादुर का हत्या किया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगर मैं 8वें गुरु की बात करूं तो आपके हरकिशन आ जाएगा दोस्तों, ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। और अगर मैं 7वें गुरु की बात करूं तो आपके हर राय आ जाएगा। हमेशा आपके एग्जाम में सिख धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कह रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण कोई भी ऐसे मेरे दोस्त जो आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथीगण उनके लिए 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, उनके लिए दोस्तों मैं हर एक टॉपिक वाइज करके, चाहे मौलिक अधिकार से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हो, मौलिक कर्तव्य से जितना क्वेश्चन पूछा गया हो, अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया हो, हर एक टॉपिक वाइज माध्यम से दोस्तों मैं क्वेश्चन छांट छांट के बनाया हूं। दोस्तों अगर ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों मात्र 11 रुपया इसका दाम है दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर आपको इनको लेना है ना साथीगण, तो ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं ना 7856897115, इसमें आप फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से दोस्तों 11 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्कैनर भी दिया गया है। और कुछ नहीं करना, यहाँ से आप व्हाट्सअप के जरिए वहाँ दोस्तों आपको जो स्क्रीनशॉट खींचिएगा ना, वो आपको वहाँ सेंड करना, ऑटोमेटिक आपको ये ई बुक मिल जाएगा, जिसमें से साथीगण आपके हर एक टॉपिक को कवर करके जितने भी क्वेश्चन आपकी पॉलिटी से पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन दोस्तों डाला गया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा पीपीटी है और पीडीएफ के साथ बनाया गया है। तो साथीगण मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये ज़रूरत है तो आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। हमेशा आपके एग्जाम में पंचायत से नगर पालिका से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो 243 जे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि ग्राम पंचायत से, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में हमारे संविधान में जिक्र किया गया। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि बेसिकली पंचायती राज्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके 11वां अनुसूची में पंचायत राज्य के बारे में कहा गया है। और अगर मैं बात करूं कि 11वां अनुसूची जो आपके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था, ये आपको पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वां अनुसूची में जो पंचायती राज है ना, बेसिकली कौन से भाग में दिया गया है। तो ये आपके 9 भाग में दिया गया, आपको ध्यान देना है। और यहीं से दोस्तों आपके एग्जाम में नगर पालिका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके भाग 9 ये में उनका वर्णन किया गया है, जो आपके 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आपके अनुसूची 12 में उनका जिक्र किया गया है। तो हमेशा आपके एग्जाम में पंचायती राज से, नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि आपकी जो पंचायती है ना, आपके भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक उनका जिक्र किया गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2022 के जो कि पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, साथीगण की निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ऋषभ देव आ जाएगा, ठीक है, कि ऋषभ देव को ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। अगर मैं दोस्तों इनसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो नेमिनाथ जो आपके 22वें तीर्थंकर है, आपको ध्यान देना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा तीर्थंकर से पूछा जाता है। अगर मैं पार्श्वनाथ की बात करूं दोस्तों तो ये आपके 23वें तीर्थंकर है, ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। और महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर है। और हमेशा आपके तीर्थंकर में से
सबसे ज़्यादा अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो आपके महावीर स्वामी आ जाएगा। अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूँ तो जन्म अगर मैं बात करूँ तो आपके वैशाली के कुंडल ग्राम में आ जाएगा, जो आपको ध्यान देना है। अगर इनके पिताजी की मैं नाम की बात करूँ तो आपके सिद्धार्थ है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगर मैं महावीर स्वामी के बचपन की नाम की बात करूँ तो धर्ममान आ जाएगा, जो आपको ध्यान देना है। और इन्होंने 30 साल के उम्र में ही अपना घर को त्याग दिया था, और उसे 42 साल में जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, तो उसे कैवल्य कहा गया। जो आपके एग्जाम में हमेशा महावीर स्वामी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैवल्य किस व्यक्ति को कहा गया था, तो आपके महावीर स्वामी जी को कहा गया था। आपको दोस्तों ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना, अगर साथीगण आपको पढ़ाने का मेरा तौर तरीका, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन, दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए ना दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है। और हमेशा आपके एग्जाम में हमारे भारत में जितने भी 10 देश के संविधान से कुछ ना कुछ लाया था, और उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आइए इन 4 राज्यों से जितने भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा गया था, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि न्यायिक समीक्षा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से ही दोस्तों लाया गया था। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना कि समवर्ती सूची बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था। अगर मैं बात करूं कि प्रस्तावना का जो भाषा है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लाया था। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध, ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। ये 3 पॉइंट बेसिकली दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है। पहला पॉइंट समवर्ती सूची, दूसरा पॉइंट प्रस्तावना की भाषा, और तीसरा पॉइंट केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध आपको ध्यान देना है। अगर मैं अमेरिका से बात करूं दोस्तों तो उसमें से राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये प्रक्रिया बेसिकली आपके यूएसए से लाया गया था। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया था। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, किस देश के संविधान से लाया गया था, तो साथीगण आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया था। जो आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही न्यायिक जो समीक्षा है ना, ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया था दोस्तों, ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं ब्रिटेन से बात करूं ना कि ब्रिटेन से क्या क्या लाया था, ये भी थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि निर्माण प्रणाली, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकल नागरिकता। जो आपको ध्यान देना दोस्तों, हमेशा ब्रिटेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। उसमें से संसदीय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट, विधि निर्माण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट तो एकल नागरिकता आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार है। हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी राज्य हैं वहां से संबंधित जितने भी सर्वाधिक, चाहे भंडार हो चाहे जो भी राज्य पूछा जाता है, अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो कर्नाटक आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में तांबे के भंडार में सर्वाधिक माना जाता है, जो आपको ध्यान देना है। अगर मैं ओडिशा की बात करूं दोस्तों तो बॉक्साइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की मात्रा पाया जाता है, तो आपके ओडिशा आ जाएगा। आपके एग्जाम में झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले का सर्वाधिक जो, अगर मैं पूछूं कि सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आपके झारखंड में पाया जाता है। और यहाँ दोस्तों आपके अभ्रक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला और अभ्रक, ये आपके झारखंड में पाया जाता है। अगर मैं बॉक्साइट की बात करूँ तो आपके ओडिशा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो तांबे का बहुत बड़े भंडार है, जो आपको ध्यान देना है। और अगर मैं जेट ब्लैक ग्रेनाइट की बात करूँ तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर्नाटक आ जाएगा, जो आपके ग्रुप डी 2022 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है। हमेशा आपके एग्जाम में चिपको आंदोलन से एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी से, ये क्वेश्चन हमेशा चिपको आंदोलन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चिपको आंदोलन साथीगण आपके वन से संबंधित था, और जो पेड़ों की कटाई के लिए रोका जाता था। हमेशा आपके एग्जाम में क्या क्या चिपको आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता था, आइए चर्चा करते हैं।
अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले, आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन से गांव में ये चला था, तो बेसिकली साथीगण रेनी गांव में चिपको आंदोलन चला था। और वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ का जो नेता था ना, सो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सुंदर लाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। और आपके 1973 में चिपको आंदोलन चला था। और आपको ध्यान देना कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, चमोली जिला और रैनी गांव, दोस्तों ध्यान देना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए किया जाता है। और अगर मैं गुरु पर्व की बात करूं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके गुरु नानक जी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि गुरु अमरदास, जो आपके गुरु नानक के थर्डवे तीसरे नंबर के जो कि सिख धर्म के गुरु हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगर मैं तेग बहादुर की बात करूं तो ये सिख धर्म के 9वें गुरु है। और गुरु गोविंद सिंह आपके जो कि 10वें सिख जो कि धर्म के, ये आपको दोस्तों याद रखना, हमेशा आपके एग्जाम में सिख धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। हमेशा आपके एग्जाम में साथीगण पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, जो आपके 1956 से लेकर 1961 के बीच में चला था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो उद्योग पे आधारित था। और हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मॉडल से पूछा जाता है। अगर मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो आपके 1951 से लेकर 56 के बीच में चला था, आपको ध्यान देना दोस्तों। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके एग्रीकल्चर पे आधारित था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, कौन से मॉडल पे चला था, तो आपके हैराडोमर मॉडल पे आधारित था, जो साथीगण आप सबको याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना साथीगण आपके 1966 से लेकर 1961 के 1966 से 1961 से लेकर 66 की भी चला था, ठीक है, कि 1961 से लेकर 66 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना की सबसे विफल रहा था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना था, जो आपको ध्यान देना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो आपके 1969 से लेकर 1974 के बीच में चला था, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो बरचान यानी बरचान या बरखान किसको संदर्भित करता है, तो रेगिस्तान में झोपड़ी के प्रकार, रेगिस्तान के झाड़, रेगिस्तान में गर्म हवाएं और रेत की टीलें। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो रेत की टीलें जो है ना, उन्हीं को ही बरचान या बरखान कहा जाता है, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो हम सबको पता नहीं रहता है, तो साथीगण मैं इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनका एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके लिए बहुत लाभदायक हो सके। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए ना, तो साथीगण जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िएगा, और वहाँ इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों, जरूर जाके वहाँ से देखिएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि 1955 में पारित ग्राम और लघु स्तरीय उद्योग समिति, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तरीय उद्योग का उपयोग करने की संभावना पर ध्यान दिया था। और बेसिकली उन्हें कौन से रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। और ये जितने भी दोस्तों समिति है ना, आपके एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो कॉर्वे समिति आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि कॉर्वे समिति कब जो कि बना था साथीगण, तो 1955 में बना था, आपको सबसे पहले याद रखना है, हमेशा आपके एग्जाम में ये समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं नायक समिति की बात करूं साथीगण तो 1991 में बना था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आबादी हुसैन समिति की बात करूं दोस्तों तो 1997 में बना था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। और अगर मैं कोठरी समिति की बात करूं दोस्तों तो आपके 1966 में बना था। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना साथीगण, आप यकीन मानिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों आपको ये सारा क्वेश्चन का वैल्यू पता होगा, है ना। अगर दोस्तों हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं ना, तो दोस्तों आप आराम से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास उतना फैसिलिटी नहीं कि मैं आपको लिख के पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो दोस्तों जहाँ तक होता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सबका सहयोग रहा तो मैं दोस्तों अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। तो दोस्तों आप सबके लिए वही कहता हूँ ना, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे लिए भी कर सकते हैं ना, अगर आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ना। तो कोठरी समिति पुनः कह रहा हूँ
1966 में स्थापना हुआ था। आबिद हुसैन समिति आपकी 1997 में। और आबिद हुसैन समिति बेसिकली किस लिए लाया था दोस्तों, कि आरक्षण समाप्त करने के लिए ही आबिद हुसैन समिति को लाया गया था। यह भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। अगर मैं नायक समिति की बात करूं तो 1991 में, और अगर मैं कार्वे समिति की बात करूं तो 1955 में गठन किया गया था, जो आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवा लू देख सकते हैं, जो असम नहीं दोस्तों, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अगर मैं बात करूं कि लू जो हवा है ना, सो हम कौन से स्थानीय ग्रीष्म ऋतु में देख सकते हैं, तो साथीगण ये क्वेश्चन तो अधिकतर मेरे साथीगण जो सही करके आएंगे कि राजस्थान में बेसिकली हम ग्रीष्म ऋतु के स्थानीय हवा लू के रूप में देख सकते हैं, आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में विदेशी बैंक कौन सा है, यस बैंक लिमिटेड, सोनाली बैंक लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड और डीसीबी बैंक लिमिटेड। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सोनाली बैंक लिमिटेड, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमेशा आपके साथीगण आरबीआई से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आरबीआई का जो एक्ट है ना कब आया था, तो 1934 में आया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना, सो कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। ये तीनों पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ आरबीआई आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन और पूछा गया था कि जब आरबीआई शुरुआती पूंजी में आया था ना, तो कितने रुपये के साथ आया था, तो 5 करोड़ रुपये के साथ आया था। आपको ध्यान देना, आपके एग्जाम में हमेशा आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनेगा। और उसमें से एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 सोनाली बैंक लिमिटेड आपके आरबीआई के अनुसार भारत में विदेशी बैंक है, जो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में से अधिक सदस्यों को नामित नहीं कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि उस उक्त समुदाय के लोगों को सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो बेसिकली दो, जो आपको ध्यान देना। और हमेशा आपके राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट बनता है। और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 52 उनके बारे में पद कहा गया। और हमेशा दोस्तों मैं जितना बार आपको पढ़वा रहा हूँ ना, आपके राष्ट्रपति से और उपराष्ट्रपति से जितना बार क्वेश्चन आता है ना, उनका सारा का सारा मैं आर्टिकल रिवीजन करवा देता हूँ। अगर आप शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे ना दोस्तों, तो इसका वैल्यू आप जरूर क्लास का जानते होंगे, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक प्रकार से हिस्सा नहीं है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका, जिसमें से विकास प्राधिकरण एक प्रकार से भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत, मैंने पहले ही जो कि डिस्कशन कर चुका हूं कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। जिला परिषद शायद आपको पता होगा। नगर पालिका दोस्तों जो वही है 12वीं अनुसूची में आपके नगर पालिका के बारे में कहा गया, जो आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। और इन्हीं के लिए दोस्तों आपके 74वां संविधान संशोधन आया था, जो आपके 1992 में आया था, है ना। तो आपके एग्जाम में हमेशा ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि आयुर्वेद से संबंधित बेसिकली क्या है, तो गायत्री मंत्र, मंत्र और आकर्षण, धनु और यज्ञ के अनुष्ठान। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। तो आयुर्वेद से संबंधित आपके यज्ञ के अनुष्ठान है। आपके एग्जाम में हमेशा गायत्री मंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो साथीगण विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था, जो आपको ध्यान देना दोस्तों, हमेशा गायत्री मंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं साथीगण 4 प्रकार से वेद है, जो आपको ध्यान देना, ऋग्वेद हो जाएगा, आयुर्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा और अथर्ववेद आ जाएगा। अगर मैं सामवेद की बात करूं तो साथीगण सामवेद में ही आपके संगीत से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अगर मैं अथर्ववेद से बात करूं तो आपके काले जादू टोना आ जाएगा। तो हमेशा जादू टोना आ जाएगा, जितने भी मंत्र उंत्र है ना, ये बेसिकली आपके अथर्ववेद से संबंधित है, आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन, नैरोबी घोषणा, वैश्विक शिखर सम्मेलन और वियना कॉन्फ्रेंस। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों, तो स्टॉक सम्मेलन आ जाएगा, जो आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं साथीगण कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। और साथीगण अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके 1992 में क्या हुआ था, तो 1992 में आपके पृथ्वी
शिखर सम्मेलन जो आपके रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है आपको। ये भी पॉइंट ध्यान देना आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो वह अधिकार होगा कि वो प्रदेश रिट से हो, मतलब रिट होने का। तो बेसिकली ये क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली आर्टिकल 24 में ना सॉरी आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध, मतलब मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया, और उसी आर्टिकल 22 खंड 3 में ही दोस्तों ये कहा गया है कि कोई भी अगर किसी को गिरफ्तार अगर किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर आपके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, और अगर नहीं करता है तो वही उनके बारे में 5 प्रकार के रिट में जो कहा गया हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी है ना, उन्होंने जो कि 5 प्रकार की रिट कहा था, उसमें से निषेध आ जाएगा, अधिकार परीक्षा आ जाएगा, परमादेश आ जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा, और साथ ही क्या आ जाएगा, बंदी आ जाएगा, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा, परमादेश आ जाएगा, अधिकार परीक्षा आ जाएगा, और निषेध आ जाएगा, ठीक है, निषेध और उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार से आपके उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा और परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपको पांचे के पांचे आपको सुप्रीम कोर्ट के रिट के बारे में ध्यान देना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और उन्हीं के लिए योजना के तहत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो CIIL भारत की उन सभी मातृभाषाओं के संरक्षण और प्रकलन का काम करता है जो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक कम लोगों द्वारा बोली जाती है और जो लुप्तप्राय भाषा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 10,000 आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय है। आपको ध्यान देखना, चेतन भगत 400 डेज, हाफ गर्लफ्रेंड आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन आ जाएगा, किरण देसाई दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में उनका एक बुक लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों मराठा केसरी, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो साथियों आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको NTPC के लिए पॉलिटी का अगर ई बुक चाहिए ना दोस्तों, तो दोस्तों बहुत अच्छे से बनाया गया है। मात्र दोस्तों 11 रुपया उनका रखा हूँ, है ना। 250 क्वेश्चन है दोस्तों, यकीन मानना दोस्तों मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, आपकी मेहनत के लिए ले रहा हूँ यार, मैं अपनी मेहनत के लिए ले रहा हूँ। इतना मेहनत लगता है दोस्तों, पूरा जितना मॉक टेस्ट है उसमें छांटता हूँ कि कितने क्वेश्चन पॉलिटी का है, फिर छांटने के बाद दोस्तों उनका डिवाइड करता हूँ कि कौन सा आर्टिकल में है, कौन सा मौलिक कर्तव्य से है, कौन सा आपके मौलिक अधिकार से, फिर वहाँ से टॉपिक वाइज सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, फिर जाके PPT बनाता हूँ, फिर जाके दोस्तों आप सबके बीच प्रस्तुत करता हूँ, है ना। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं, 11 रुपये, अगर आप सहमत है दोस्तों आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट बनाया गया दोस्तों, मैं पुनः कह रहा हूँ आपके लिए हिंदी के लिए, है ना। इंग्लिश नहीं बना पाया, केवल हिंदी के लिए दोस्तों। अगर आपको लेना है तो कुछ नहीं करना, उसमें नंबर दिया गया 7856897115, वहाँ से गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप व्हाट्सअप के जरिए से वहाँ आप जुड़िए दोस्तों, वहाँ डायरेक्ट आपको PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।